शहबाज अली। तो हमने बात की थी वर्ल्ड वॉर वन के पहले साल में क्या हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बेल्जियम की ट्रीटमेंट की गई और उसको पता किया गया। क्योंकि जर्मन जो है पहले गए थे पेरिस की तरफ, लेकिन पेरिस से वो नाकाम हुए तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें जाना चाहिए बेल्जियम की तरफ। तो बेल्जियम में ये एज अ कंट्री जो है वो दाखिल होते हैं। ठीक है। और फतह फतह हो जाती है उनकी। और ये फतह करते हैं पहले एंटवर्प को 10 अक्टूबर को, फिर उसके बाद पूरी कंट्री को फतह करते हैं। बस एक ही हिस्सा रह जाता है साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने ये सोचा होता है कि इंग्लैंड की तरफ जो एक पोर्ट है कैलिस के नाम से, इसको फतह कर लेते हैं ताकि हम इसको एक बेस बना दें अटैक करने के लिए। तो फिर यहाँ से हम ब्रिटिश के आइलैंड्स पे अटैक करेंगे। तो फिर इन्होंने ज़ार रिवर्स पे जो है वो उन्होंने चेक चेक किया, वहाँ पर थोड़ा स्टे किया। उसके बाद ये एंटर होते हैं और सिटी ऑफ लेवन को पार्शियली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और काफ़ी सिविलियंस को जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मशीनरीज होती हैं और सप्लाईज होती हैं जो वो चाहिए होते हैं उनको सीज कर लेते हैं। ठीक है, वो उनका कंट्रोल करा लेते हैं। अब इनका जो एक्ट हुआ, जो जिन्होंने जर्मन्स ने जो भी कुछ किया, ठीक है, उनको इन्वाइट किया, उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो जर्मन गवर्नमेंट से नाराज थी और उसके इस अमल से जो है काफी गुस्सा थी। जाहिर सी बात है, रिएक्शन तो होगा। ठीक है। उसके बाद जर्मन ऑक्यूपेशन होती है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में। और इसके अलावा ये, क्योंकि शुरू वाले जो हमारे जो ये है साल का पहला साल है जो वर्ल्ड वॉर वन का, इसमें जर्मन काफी जो है ना आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। तो थ्री जो है 3 मंथ के जो शुरू वाले 3 मंथ थे, तो जर्मन ने प्रैक्टिकली जो है वो बेल्जियम की कंप्लीट पोजीशन की, लग्जमबर्ग की कंप्लीट पोजीशन की, और बॉर्डर स्ट्रीट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में भी उन्होंने जो है वहाँ पर कंप्लीट इन्वेजन कर ली। ठीक है। काफ़ी जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थी उनको उनका फ़ायदा पहुंचा इनको, फार्म्स मिले उनको और विनयार्ड्स मिले उनको। इसके अलावा इनवेल्यूबल कोल और आयरन माइंस इनको भी मिल गए, इनसे काफ़ी इनको जो है ना वो फ़ायदा पहुंचा। ठीक है। अब जर्मन्स को ऑर्डर दिया गया, ठीक है, कि आप जो है वो सारी मशीनरीज जो है फैक्ट्री में वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितने भी जर्मन्स के आर्मी थे उनको ये ऑर्डर दिया गया था। फ्रूट ट्रीज को कट डाउन किया गया, माइंस को रैक किया गया और फ्रांस की तरफ जो पॉसिबल वे था उसको इम्प्रोवाइज कर दिया गया, डिसेबल कर दिया गया था। ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन बनाई जाती है, बैटल लाइन इन फ्रांस परमानेंट मिल जाती है, जो कि बैटल ऑफ मैन, जो हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। तो लाइन एस्टेब्लिश की जाती है जो कि 4 सालों तक ये लाइन मेंटेन रहती है, मन के दरमियान में रहती है। लेकिन कॉन्स्टेंटली ये लड़ने के बाद दोनों तरफ से ये लड़ते रहते हैं, एक साइड से दूसरी साइड से। तो उसकी वजह से हजारों की तादाद में लोगों की जाने जाती हैं दोनों तरफ से, और जर्मन्स को जो है वो पीछे नहीं धकेल पाते फ्रांस की तरफ। ठीक है। ज्यादातर वो जो है कोशिश करते हैं कि जर्मन्स को हम आगे ना आने दें, पीछे धकेले जाए, लेकिन नहीं कर पाते। अलाइड फोर्सेस ने काफी कोशिश की लेकिन वो सारी कोशिशें उनकी नाकाम गई। ठीक है। और टेरेबल देखो सेक्रीफाइस देखी गई, युद्धों की काफी जो है लोगों की जाने गई। और जर्मन फोर्स जो है वो काफी माइल जो है, इतना पीछे नहीं गई लेकिन कुछ ही माइल जो है वो पीछे हटी थी। ठीक है। अब दोनों साइड्स ने डग खोद वहां पर जो है ना डगिंग की, ट्रैंक खोदा और ट्रैंक किससे जो है ना वो वार करना शुरू कर दिया, और उन्होंने जो है मशीन गन्स की एड की, शेल्स बरसाए, और काफी जो है ना कैनन्स के साथ जो है ना उन्होंने सेटअप कर लिया था दोनों तरफ से। एरोप्लेन जो है वो इधर और उधर जो है ना मूव कर रहे थे, फ्ली कर रहे थे, उड़ रहे थे, और ये चेक कर रहे थे कि एनिमीज की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पर है और वहां पर बॉम्ब ड्रॉप कर रहे थे। ठीक है। पॉइजनस गैसेस जो है वो छोड़ी गई, लिक्विड फायर छोड़ा गया, जो कि इंट्रोड्यूस ने जर्मन ने इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले, और इसकी वजह से हॉरर सिचुएशन जो है वो बनती गई। फिर अगर हम बात करें कि ईस्ट फ्रंट जो है 1940 1950 उस पर वार होती है। ईस्टर्न फ्रंट के जो है वो रशियंस रशियंस होते हैं, एट फर्स्ट एडवांस करते हैं, काफी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और ईस्ट प्रुशिया को सक्सीड कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है इनसे वापस लिया जाता है ये ईस्ट प्रुशिया, ड्रिवन आउट जर्मन जनरल्स। जर्मन जनरल्स जो हिंडनबर्ग था, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। तो हिंडनबर्ग जो है वो प्रुशिया से रशिया को वापस धकेल देता है। फिर उसके बाद ये ऑस्ट्रिया एंड ग्रेशिया पे अटैक करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ से भी इनको विड्रॉ करवा दिया जाता है, और ऑइंग टू ऑपरेशन ऑफ द जर्मन एंड ऑस्ट्रियन आर्मी इन पोलैंड। अब धकेलने वाले कौन थे? जर्मन और ऑस्ट्रियन आर्मी थी, जो कि यहाँ से रशिया को ऑस्ट्रिया से भी बाहर निकाल देते हैं। फिर विंटर आता है 1950 में। रशियंस जो है ना एक फीरियस अटेम्प्ट करते हैं कार्पेथियंस को पास करने के लिए, गुजरने के लिए। ऑस्ट्रिया हंगरी को इन्वाइट करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको सप्लाईज नहीं पहुंच पाती, और उसकी वजह से हजारों की तादाद में लोगों की
जाने चल जाती हैं। फिर अगस्त 1950 में रशिया की फोर्स को सरेंडर करना पड़ता है वार्सो पैक्ट में, और जितने भी एरिया उन्होंने फतह किए होते हैं वो उनको वापस करने होते हैं। और इसकी वजह से बस रशिया को ऐसे समझे कि डिफीट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी जो ना जर्मनी पावर में था उस वक्त, काफ़ी कंट्रीज के साथ थी जर्मन के, बाद में और कंट्रीज भी मिल जाती है जर्मनी के साथ। तो ये पोलिश गवर्नमेंट जो थी वो जर्मन्स को वापस दी जाती है, और पोलैंड से इनको वापस किया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है दे वर able to take possession and and hold for the time being very important Russian territories। तो रशियन टेरिटोरीज की पोजीशन उनको मिल जाती है और काफी टाइम तक इनके कंट्रोल में रहती है ये रशियन टेरिटोरीज, ठीक है, और पोलैंड के कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद टर्की जो है वो इस सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन कर लेता है। सेंट्रल पावर ये जो जर्मनी है, इटली है और ऑस्ट्रिया हंगरी है, उसको भी ज्वाइन कर लेता है 1914 में। इसका ये मकसद होता है, ये इसको कहा जाता है ट्यूटोनिक अलायंस। ट्यूटोनिक अलायंस में यहाँ पर इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया और सर्बिया आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज कुछ आ रही है जो कि ट्यूटोनिक अलायंस कहा जाता है। अब टर्की का जो सुल्तान था, सुल्तान ने एक जो ना एक फेथफुल कॉल की मोहम्मदन्स को, मोहम्मदन्स जो कि इजिप्ट में थे और इंडिया में थे, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो ना एम्पायर होती थी, अब क्या नाम है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये कॉलोनी हुआ करती थी, तो कॉलोनीज की वजह से ये इंडिया और इजिप्ट मोहम्मदन के जो सुल्तान ने जो कॉल दी होती है, फेथफुल कॉल, उसको वो कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है। क्योंकि कॉलोनी जर्मन की, ब्रिटेन की है, और ये वार ब्रिटेन के अगेंस्ट थी। ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के अगेंस्ट जा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर ब्रिटेन है और यहाँ पर ये ऑटोमन एम्पायर है। तो ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के अगेंस्ट जा रहा था, इसीलिए बरतानिया ने नहीं चाह रहे थे कि इंडिया में इस तरह की कोई मूवमेंट स्टार्ट हो हमारे अगेंस्ट। इजिप्ट भी इनकी कॉलोनी थी बरतानिया की, ब्रिटेन की। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इसको तो सीज कर दिया, और फिर इजिप्ट को जो है वो पार्शियली जो है टोटली इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि ये टर्की से आज़ाद है। और इजिप्ट में ये जो है एक नया सुल्तान का बिठा देते हैं इजिप्ट का, और वो उसको जो है वो बिठाने वाले भी बरतानिया होते हैं। तो ये न्यू रूलर आ जाता है, सुल्तान ऑफ इजिप्ट कहा जाता है उसको, दिसंबर 1914 को। और ये इंग्लिश प्रोटेक्टोरेट को एक्सेप्ट करते हैं ओवर द कंट्री। फिर इंग्लिश जो है ब्रिटिश वो इन्वाइट करते हैं मेसोपोटामिया को, फाइनली कैप्चर द फेमस ओल्ड सिटी ऑफ बगदाद, और ओल्ड सिटी ऑफ बगदाद जो है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं मार्च 1917 को। तो ब्रिटिश को उसके बाद फोर्स किया जाता है, फोर्स बैक द टर्किश आर्मी, जो फलस्तीन में टर्किश आर्मी थी उनको भी फोर्स बैक किया जाता है, और ये जेरूसलम को भी फतह कर लेते हैं ब्रिटिश। जिसकी वजह से आज भी हमें मुसलमानों को, फलस्तीनी मुसलमानों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं बरतानी की वजह से। तो इन्वेजन हुई थी जेरूसलम की 1917 में, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश और फ्रेंच 1915 में कंस्टेंटिनोपल लेते हैं ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है। और जिसकी वजह से टेरिबल फेलियर होती है ऑटोमन एम्पायर की। अप्रैल 90 उसके अप्रैल में उसी साल में काफ़ी जो है ना चीज़ें देखी गई। ऑस्ट्रिया भी आ जाता है, न्यूजीलैंड भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, जो कि मेडिटेरियन सी से आते हैं और रेड सी से आते हैं मेडिटेरियन सी की तरफ। मेडिटेरियन सी में बरतानिया की कॉलोनी होती है, ठीक है, ब्रिटेन की कॉलोनी होती है। कोशिश करते हैं, ठीक है, फोर्स देयर वे अप टू द डार्डेनियंस की तरफ बढ़ते हैं। जो टर्क्स होते हैं वो वेल सप्लाइड होते हैं, उनको काफ़ी जर्मन कमांडर्स ने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं, ठीक है, और इक्विपमेंट्स उनको मिले होते हैं। तो वो डिफेंड करते हैं अपने आप को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फ्रेंच और बरतानिया के अगेंस्ट। उस सक्सेस में अलायंस जो होते हैं वो डिस्पाइट द सैक्रिफाइस ऑफ 100 ह्यूमन किल्ड एंड वुंडेड वर अनएबल टू होल्ड देयर पोजीशंस। तो अलायंस के जो है काफ़ी उनको नुकसान पहुंचा, काफ़ी लोगों की जाने गई, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को संभाल नहीं सके और वो वापस चले गए ऑन द पेनिनसुला ऑफ गैलीपोली वेयर दे हैड सिक्योर्ड अ फुटिंग, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर गैलीपोली में उन्होंने थोड़ा स्टे किया, क्योंकि बचाना था, ज़िंदगी बचानी थी। फिर तो उसमें पीछे जाने में ही थोड़ी इन्होंने भलाई समझी। कुछ मंथ के बाद इंग्लिश गवर्नमेंट वाज अपोलिज्ड टू रिकॉग्नाइज दैट इट हैड मेड अ ट्रेजिक मिस्टेक इन अटेम्प्ट वाज गिवन अप। सही है, तो ये रिकॉग्नाइज किया गया कि हमारी गलती थी और ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद इटली भी ज्वाइन कर लेता है मई 1950 को इस अलायंस को, ठीक है। डिसाइडेड शी कुड नॉट लॉन्गर रिमेन आउट ऑफ द वार, क्योंकि इससे पहले ये वार से, जंग से दूर था, लेकिन बाद में इन्होंने जंग ज्वाइन कर ली
1 साल के बाद, और 15 मई, ठीक है। उसके जो लोग थे वो यकीन करते थे कि अलायंस से अगर हम नहीं लड़ते तो हमें हमें ऑस्ट्रेलिया से प्यार नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मतलब अलायंस के साथ हमें होना चाहिए, अलायंस से अगर नहीं लड़ते तो, ठीक है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया हमें नहीं मिलेगा या ऑस्ट्रेलिया से हमें प्यार नहीं है, क्योंकि सारी जंग इन कंट्रीज की वजह से हो रही थी, प्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और ये जर्मनी के जो मेजर स्टेट हुआ करती थी। ऑस्ट्रिया जो है वो कैथोलिक था, फ्रांस और रशिया भी कैथोलिक था, ब्रिटेन भी कैथोलिक था, तो इसकी वजह से काफी मसले हो रहे थे। तो इसकी वजह से ये जो है इटली भी ज्वाइन कर लेता है, तो काफी अपॉर्चुनिटीज मौके बढ़ जाते हैं जीतने के। इटालिया हेरिटोटिया कहा जाता है। Those portions of the Italian people still unredeemed from Austrian rule who lived around Frank, ठीक है। वो इलाके जो कि इटालियन लोग वहाँ पे रहते थे वो अभी भी ऑस्ट्रियन रूल के अंदर है, और अभी भी जो है वो काफी टाइम से जो फ्रैंक में रहते थे। इसके अलावा अगर हम देखें, बात करें कि जो एक बिलिग्रेट्स होता है, बिलिग्रेट्स क्या है? बिलिग्रेट्स का मतलब है कि एक नेशन या पर्सन engaged in a war or conflict as recognized by international law, ठीक है। अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में ऐसी कौम इन्वॉल्व है जो जिसको इंटरनेशनल लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इसको हम कहते हैं बिलिग्रेट्स। तो बिलिग्रेट्स की ओपनिंग होती है सेकेंड ईयर ऑफ द वॉर में, line up at the beginning of the second year of the contested if the central powers, तो सेंट्रल पावर जो थी बिलिग्रेट्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी थी, टर्की था, और ये अगेंस्ट लड़ रही थी रशिया, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, और जिसमें कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड्स भी, न्यूजीलैंडर भी आ रहे थे, साउथ अफ्रीकन भी आ रहे थे, और ईस्ट इंडियन ट्रूप्स भी आ रही थी, जो कि पहले ही जो है ना ब्रिटिश एम्पायर के लिए तैयार थी जंग करने के लिए। तैयार तो नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती इनको लाया गया था जो है ना इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर हम जंग जीत जाते हैं, अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन फिर पार्शियली थोड़ी उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है, बट इंडिया में उसको गांधी जो था, तो गांधी को जो है वो पार्शियली ऑटोनॉमी दे देते हैं कि आप अपने प्रोविंस में हुक्मरानी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली वर्ल्ड वार वन में, ठीक है, वर्ल्ड वार वन के बाद। तो 12 belligerents थे in all scattered over the whole globe, but the war was not destined to stop at this point, ठीक है। जंग फिर भी नहीं रुकी, 2000 की तादाद में जो है ना, लाखों की तादाद में लोगों की जाने गई, और कुछ जो थे वो न्यूट्रल न्यूट्रल रहे, ठीक है, टुक अप एंड आर अगेंस्ट जर्मन कल्चर। अब वो भी जो लोग जो न्यूट्रल थे उन्होंने भी जर्मन के अगेंस्ट वार स्टार्ट की, क्योंकि सारा मसला जर्मन का था, जर्मन को रोकना था। और ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और कैसे लड़े, और कौन कौन सी कंट्री शामिल हुई इस पूरी जंग में, ठीक है। अब मिलते हैं फिर दूसरे किसी टॉपिक में। हाफिज, टेक केयर।